नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 13 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। प्रथम शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। प्रथम शिफ्ट की एग्जाम में जीके जी सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। दोस्तों सभी प्रश्न 100% रियल है जो एग्जाम के अंदर पूछा गया था। दोस्तों ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे दिया जाता है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आपको चाहिए अगर पीडीएफ तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि विद्युत मोटर जो है ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार का होता है विद्युत मोटर में। एकदम गूगली सवाल पूछा गया था, एकदम इजी सा। तो ये आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है विद्युत मोटर। डायनमो की बात कर लें तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, जो विद्युत मोटर का जस्ट उल्टा है। ठीक है। उसके बाद बैटरी की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। उसके बाद सोलर सेल जो होता है ये सोलर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो आने वाले शिफ्ट के लिए आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर मोमबत्ती वगैरह पूछा जाता है तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ट्यूबलाइट वगैरह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो ये आपको दिख जाता है सामने, इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा भिन्न है, तो वहां पे एल्केन का और एल्काइन का जो है सूत्र दिया गया था उससे संबंधित, और आपको पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा भिन्न है। तो आपको पता है एल्केन का बेस सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। वहीं एल्कीन का क्या होता है, CnH2n। ठीक है। इसके बाद में होता है आपका CnH2n-2। ठीक है, इतनी होती है। तो मैंने ये भी बताया था कि जो सबसे लंबा लिखा जाता है हिंदी में उसका माइनस वाला, जैसे एल्काइन 5 बार में लिखते हैं, एल्केन 4 बार में लिखते हैं, एल्कीन भी 4 बार में लिखते हैं। तो आपका यहाँ पर दिया गया था CH4, C2H6, C2H4, C3H8। तो आप देखेंगे CH4 जो है ये एल्केन ग्रुप का है, और जब आप n का मान 1 रखेंगे CnH2n+2 में अगर n का मान 1 रखेंगे तो CH4 हो जाएगा। बनने वाली जो प्रोडक्ट होती है ये होता है मीथेन। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। इसके बाद अगर 2 रखेंगे तो 2 और 2 दूनी के 4, 2 6, ये भी एल्केन ग्रुप से हो गए, दोनों समान ग्रुप के हो गए। इसके बाद C2H4, C का अगर 2 रखे तो यहाँ H4 नहीं होगा, ये आपका एल्कीन ग्रुप का हो गया। तो यहाँ पे C2H4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये पढ़ने का क्रम भी आना चाहिए, ताकि इससे भी पूछा जाता है डायरेक्ट नाम की फलां चीज में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी या फिर कार्बन की संख्या कितनी होगी। तो पहला जो होता है मीथेन होता है, दूसरा इथेन होता है, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इस प्रकार नोनेन, डिकेन, इस प्रकार चलता रहता है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़े हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। जब भी जनगणना से सवाल आया, चाहे वो भाषा को रिलेट करके हो, साक्षरता को रिलेट करके हो, मैं हर बार आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जरूर बताता था कि भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, और ये वही लॉर्ड मेयो है जिसकी हत्या अंडमान निकोबार में कराई गई थी। उसके बाद लगातार 10 वर्षों के अंतराल पर जो जनगणना है 1881 से लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। तो डिपेंड करता है कि 1872 और 1881 अगर दोनों होगा तो आपका आंसर 1872 ही होगा। लेकिन अगर 1872 ऑप्शन में नहीं है तो 1881 हो जाएगा, क्योंकि जनगणना जो है 10 वर्ष के अंतराल में पूर्ण रूप से 1881 में भी हुआ था। अंतिम जनगणना जो हुआ है ये 2011 में हुआ है। 2021 में भी जनगणना होना है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना अगर आपसे पूछा जाता है तो 1951 में हुआ है। जनगणना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जनांकिकी कहा जाता है, डेमोग्राफी कहा जाता है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है यहाँ पे कि जनवरी 2022 में इनमें से किसे पद्म भूषण दिया गया था। दोस्तों उसमें 4 खिलाड़ियों का नाम दिया गया था। तो जनवरी 2022 में देवेंद्र झाझड़िया जो भाला फेंक से संबंधित है और ये पैरा ओलंपिक से शायद, तो इनको जो है 2022 में पद्म भूषण दिया गया था। वहीं आने वाले शिफ्ट के लिए आपको पद्म विभूषण पूछा जा सकता है। तो पद्म विभूषण जो है 4 आदमी को दिया गया है। ये है आपका प्रभु अन्य, राधे श्याम, बिपिन रावत और कल्याण सिंह। राधे श्याम खेमका है, इसको मैं याद करने के लिए इस प्रकार से लिखा हूं कि प्रभु राधे श्याम की कृपा से बिपिन रावत का कल्याण हो गया। इस प्रकार से आप याद रखेंगे तो चारों एक साथ याद हो जाएंगे जिन्हें जो है पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि हाल में ही कितने आदमी को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मतलब विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये आपका जो है वहां पे ऑप्शन था 9, 7, 16, 15, इस प्रकार का ऑप्शन लड़का बताए, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है ये 11 आदमी को दिया गया है। ठीक है, तो 11 आदमी यहाँ पे राइट आंसर होगा 2021 के लिए। जो आप पूछा गया था कि 2021 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कुल कितने पर्सन को दिए गए, तो 11 आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिएगा, हो सकता है ऑप्शन गलत बताए हो, है ना। मछली के शरीर में खून का परिवहन कैसे होता है, तो मछली के शरीर में जो खून का परिवहन होता है एक नस के माध्यम से हृदय में ब्लड जाती है, वहीं से फिर वापस आती है। वैसे इनमें 2 कपाट होते हैं, तो जैसा भी ऑप्शन रहा होगा इससे राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ मछली से सांस किससे लेता है ये भी पूछा जाता है, तो अंग का नाम पूछा जाता है, गल्फर या गिल से जो है
मछली सांस लेता है, मछली का उत्पादन जो है पीसी कल्चर के अधीन किया जाता है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस फार्म का मान अचल नहीं है। इकोनॉमिक्स का सवाल है कि किसका मान जो है वेरिएबल नहीं होगा, अचल नहीं होगा। अचल नहीं है मतलब वेरिएबल होगा। अचल मतलब जो मतलब अस्थाई हो, जैसे अचल में क्या कहेंगे आप, जैसे हाउस प्रॉपर्टी जो है ये अचल संपत्ति है, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन वहां पे दिए गए होंगे, उसमें से एक वेरिएबल होगा और वही वेरिएबल आपका आंसर करके आना था। जैसे शेयर बाजार वगैरह भी वेरिएबल हो सकती है, तो हो सकता है ऑप्शन में हो शेयर बाजार, तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार जमती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन के द्वारा जमने का कार्य करता है। और किसका निर्जलीकरण होता है, तो जिप्सम का, यानी जिप्सम का जब निर्जलीकरण होती है, डिहाइड्रेशन होती है, इसका 3/4 जल जो है बाहर निकल जाती है, मतलब सूख जाती है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जम जाती है और यही प्रोडक्ट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाती है। इसका रासायनिक सूत्र जो है CaSO4 हाफ H2O होता है, ठीक है। CaSO4 हाफ H2O होता है। और जब यही प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप पानी के संपर्क में लाएंगे तो फिर से जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उपयोग क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, मूर्ति का सांचा बनाने में, गृह उद्योग में, और डॉक्टरों के द्वारा जो हड्डी टूट फूट जाती है उसे प्लास्टर करने में, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया था गूगली वाला कि बीसू कहाँ का प्रमुख त्योहार है। सब दिन पढ़ते हैं और SPD किताब में भी मिल जाएगा ये। तो बीसू जो है आपका एक केरल का प्रमुख त्योहार है, बीसू, ठीक है। ओनम भी केरल का है, कथकली केरल की नृत्य है, मोहिनीअट्टम भी केरल की नृत्य है। और कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ये भी शास्त्रीय नृत्य है। पोंगल जो है ये तमिलनाडु का त्योहार है। जलीकट्टू सांडों की लड़ाई है तमिलनाडु में, यहाँ पे सांडों की एक खेल होती है। भरतनाट्यम भी शास्त्रीय नृत्य है, ये भी तमिलनाडु के है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले किस क्रमांक के खिलाड़ी हैं। सब दिन आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे हम, जितने भी जब भी ओलंपिक से बात आई मैं सब दिन अभिनव बिंद्रा को जरूर इंक्लूड किया अपने जो है एक्स्ट्रा फैक्ट में, और ये बताने का काम किया कि अभिनव बिंद्रा जो है भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रथम स्वर्ण पदक 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर राइफल शूटिंग में जीते थे। उसके बाद ये सेकेंड आदमी हुआ, मतलब नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भाला फेंक में भारत के लिए ओलंपिक के अंदर व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीता, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे यही डिस्क्रिप्शन लिख रखा, आप देख सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में एकमात्र स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा जीते थे भाला फेंक में। और कितने मीटर दूर भाला फेंके थे, 57.58 मीटर। आपको ये बात भी ध्यान रखना है क्योंकि पूछ सकता है। टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुआ था उसमें भारत ने 7 पदक जीते थे, 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 जो है ब्रॉन्ज जीते थे। 2 रजत में नाम आपको याद रहना चाहिए, रवि दहिया और मीराबाई चानू, ठीक है। और 1 गोल्ड जो है नीरज चोपड़ा, और जो ब्रॉन्ज है उसमें से 1 हॉकी टीम का है, ठीक है, पुरुष वाली। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो है भारत ने कुल 63 पदक जीते हैं। यहाँ पे 23 गोल्ड भारत जीते हैं, चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। कहाँ हुआ है कॉमनवेल्थ गेम, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहा है। कॉमनवेल्थ गेम कब शुरुआत होती है, 1930 में होती है। कहाँ से होती है, हैमिल्टन कनाडा से होती है। तो इतना बात आपको कॉमनवेल्थ गेम में जरूर याद रखना है। किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का एडिशन होता है। कल पूछा था कि कॉमनवेल्थ गेम में 62 केजी फ्री स्टाइल में कौन गोल्ड जीता, तो वहां पे साक्षी मलिक आपका जो रेसलर है वो 62 केजी फ्री स्टाइल में जो है आपका जो है गोल्ड जीती थी। किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का एडिशन होता है, तो हाइड्रोजन का जो एडिशन होता है ये आपका जो है अवकरण अभिक्रिया होता है। और ऑक्सीजन का जो एडिशन होता है ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, ठीक है। कल कुछ मिसप्रिंट हो गया था, मैं आपको बताया भी था आई बटन के माध्यम से, और पीडीएफ में भी सुधार कर दिया था, ठीक है। तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में जो है आपका हाइड्रोजन का निकलना होता है, और अवकरण की अभिक्रिया में हाइड्रोजन का एडिशन होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन के रिलेशन में अलग है। इलेक्ट्रॉन के तो मतलब रिलेशन में बात करेंगे तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और अवकरण में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। कंफ्यूज करने के लिए ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेट करके ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया पूछा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन जो है ये निगेटिव चार्ज वाला है, तो हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव चार्ज वाला है। तो हमको क्या लगता है कि भाई ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की तो मतलब बाहर निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन भी निकलता होगा। तो यहीं पर हम गलती करते हैं। ऑक्सीजन जो है ऐड होती है ऑक्सीकरण में और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। वहीं पे अवकरण में हाइड्रोजन का एडिशन होता है और आपका जो है ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। यहीं पर इलेक्ट्रॉन में उल्टा हो जाता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और अवकरण में इलेक्ट्रॉन की ग्रहण होती है। और जब ये दोनों प्रोसेस किसी रिएक्शन में साथ साथ चलता है, मतलब एक बार अवकरण हो गया और एक बार ऑक्सीकरण हो गया, तो इसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, गुगली फेंका गया था, तो आत्महत्या की थैली जो है आपको लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोजकर्ता डी डुबे है, आपको ये बात भी याद रखना है। इसके बाद प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। केमिकल की फैक्ट्री यकृत को कहा जाता है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्लैंड है, ये बात भी ध्यान रखना है। कोशिका का पावर हाउस मेट्रोकोन्ड्रिया को कहा जाता है। लोरो हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड को कहा जाता है। और मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, जो मस्तिष्क में जो है आपका पाया जाता है और इसी से जो है एसटीएच हार्मोन निकलती है, जो मानव वृद्धि हार्मोन कहलाती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। एक बच्चे ने एक दिन कमेंट किया था कि पिट्यूटरी होती है, मास्टर नहीं होती है, सबसे छोटी ग्रंथि। तो मैंने ये भी बताया था कि भाई दोनों सेम ही नाम है।
है ना। दूर संचार क्षेत्र में एएसपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो यहाँ पे एएसपी का फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्वर पेज, ठीक है। एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आपको ये बात सब याद रखना है। पीडीएफ का फुल फॉर्म भी सब दिन पीडीएफ पढ़ते हैं, पीडीएफ का भी फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, ठीक है। पाइप द्वारा पानी का परिवहन किस ऊर्जा का सूचक है? वहां पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो जो पाइप में ऊर्जा पानी जो परिवहन होती है वो किस ऊर्जा का सूचक है? तो हमारे ख्याल से इसमें फोर्स लगती है और ये गति में रहती है, इसलिए गतिज ऊर्जा हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। अगर इस पे न्यूमेरिकल आए तो इसी पे आपको बैठाना है, जहां भी क्या है वेलोसिटी, एम क्या है मास द्रव्यमान, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 32 के तहत क्या किया जाता है? सब दिन मौलिक अधिकार में मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया, मौलिक अधिकार में आर्टिकल 32 काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में मैं सब दिन बताता था क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी इस एक्स्ट्रा फैक्ट में आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो 32 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट इसी के प्रयोग करके जो है ना 5 प्रकार का रिट जारी करता है, ठीक है। और मौलिक अधिकार के हनन होने पर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, इसी अधिकार में ये अधिकार हमको दिया गया आम जनता को, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत भाग 3 में वर्णित है, ठीक है। इसके बाद भीमराव अंबेडकर ने इसे ही संविधान का आत्मा कहा है। वैसे संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। वैसे संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा जाता है, लेकिन भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग जो संविधान का आत्मा जो है आर्टिकल 32 को कहा गया है। इसके बाद आर्टिकल 226 का प्रयोग करके जो है हाई कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट आपका करता है 32 के तहत और हाई कोर्ट करता है 226 के तहत, ठीक है। कल मैंने ये भी बताया था कि हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है ये अभिलेख न्यायालय होता है, रिकॉर्ड न्यायालय होता है आर्टिकल 129 के तहत। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना। रिकॉर्ड न्यायालय का मैंने अर्थ भी समझाया था, कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला आज दे दिया, 10 साल के बाद जो छोटे कोर्ट है जैसे हाई कोर्ट हो गया, सत्र न्यायालय हो गया, तो ये लोग भी अनुसरण कर सकते हैं, ये दिखाते हुए कि सुप्रीम कोर्ट उस मामले में इस प्रकार का फैसला दिया था। इसे ही रिकॉर्ड न्यायालय कहा जा सकता है, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि हमारे शरीर में खाना से बने पोषक तत्वों को किस अंग में अवशोषित किए जाते हैं? सब दिन बताते हैं कि खाना जो है सबसे अधिक समय तक आपको छोटी आंत में रहती है और यहीं पे जो है इसे अवशोषित कर लिया जाता है। जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो जो भी आपका विटामिन वगैरह होते हैं, मिनरल्स वगैरह होते हैं, खैर विटामिन तो हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं करता, लेकिन जो मिनरल्स होते हैं ये वगैरह जो है इसको आपको अवशोषित कर लेता है कौन? छोटी आंत। और यहाँ पे भोजन जो है 4 घंटे तक रहती है, ठीक है। और भोजन की पाचन जो है आपका मुख से शुरू हो जाता है। मुख में जो है लार पाया जाता है, लार में जो है आपका टाइलिन नामक एंजाइम और एमाइलाइज नामक एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च के पचाने में मदद करता है, ठीक है। अगर आपको पार्टिकुलर पूछा जाए कि प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो पेप्सिन और रेनिन है, जो प्रोटीन को सरल प्रोटीन पेप्टाइड्स में बदल देता है, पेप्टाइड्स में बदल देता है, ठीक है। तो पेप्सिन और रेनिन भी याद रखना है। शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है आने वाले शिफ्ट के लिए? तो हीमोग्लोबिन, जो ब्लड में पाया जाता है और इसी के कारण खून का रंग लाल होता है। इसका प्रमुख कार्य है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर के विभिन्न हिस्सों में, ठीक है। एनीमिया हो जाती है इसकी कमी के कारण, खून की कमी के कारण भी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण भी बोलते हैं, एनीमिया हो जाती है, ठीक है। रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है, आपको यह भी पूछा जाता है रक्त क्या है। इसके बाद तो रक्त का जो जीवन काल है, जैसे लाल रक्तकण का कितना होता है 20 से 120 दिन और सफेद रक्तकण का 3 से 5 दिन होता है जीवन काल। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। इसके अलावा बता दूं कि न्यूमेरिकल सब दिन आ रहा है। आज हालांकि न्यूमेरिकल का प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया कि क्या पूछा गया था, लेकिन एक बच्चा ने बताया कि अवतल दर्पण में जो है पूछा गया था। एक तो डायरेक्ट ओरल टाइप से पूछा गया था कि कहां पे क्या रखे तो कहां प्रतिबिंब बनेगी, जो क्वेश्चन क्लियर नहीं है। दूसरी बात, एक न्यूमेरिकल पूछा गया था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u पे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल जो लास्ट वाला है, मैं आपसे आशा करूंगा कि आप मुझे बना के इसका आंसर जरूर बताएंगे अगर आप कॉन्शियस है तो, क्योंकि मैं सिखा चुका हूं अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में आपको किसको नेगेटिव किसको पॉजिटिव लेना है। एक बार फिर से चर्च कर लेते हैं। ये रहा आपका अवतल दर्पण, यहाँ पे फोकस दूरी होती है, ठीक है। और अवतल दर्पण में 2 प्रकार की प्रतिबिंब बनती है, वास्तविक भी बन सकती है और काल्पनिक भी बन सकती है, डिपेंड करता है उसके स्थिति पे, ठीक है। तो ये जो जब भी आपको वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो भी का वैल्यू जो है आपका नेगेटिव लेना है, जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा भी का वैल्यू जो है आपका पॉजिटिव लेना है। उसके बाद फोकस दूरी जो है नेगेटिव लेना है और वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव लेना है, चाहे उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे आप इसे बना सकते हैं। अवतल दर्पण में मैंने हिंट दे दिया। उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है। उत्तल दर्पण फोकस दूरी इसके दाएं साइड होती है, ठीक है। इसके बाद उत्तल दर्पण में जो है फोकस दूरी आपको पॉजिटिव लेना है, जो प्रतिबिंब की दूरी है ये भी पॉजिटिव लेना है और वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होता है। तो आप दोनों उत्तल और अवतल दर्पण में कर लीजिएगा इसी डाटा को, ठीक है। एक आपको मैं फिर से याद दिलाता हूँ, ओम का नियम भी बराबर आ रहा है, इसे नहीं भूलना है।
ठीक है, ये हमेशा एग्जाम में आता ही है। जहां पे आर समानांतर क्रम में हो तो आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 करते हैं, 3 रहेगा तो R3 भी कर लेंगे, और श्रेणी क्रम में हो तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। इस प्रकार से आपका जो टोटल आर निकल जाता है, V बराबर RM रख देते हैं। एक होता है लेंस की पावर 1/F मीटर डायोप्टर आपको निकालना होता है, ठीक है। और एक नया वर्जन चला है आपका, जो इतने बल्ब लगी है, इतने वाट लगी है, इतने घंटा चलती है, टोटल की गुना होती है, 1000 से भाग होती है, यही है। एक बार फॉर्मूला उसका देख लीजिएगा, काफी इजी वाला भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि सब जटिल ही आ रहा है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एनालिसिस काफी प्रभावित किए होंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा, हो सके तो शेयर कर लीजिएगा, और PDF जरूर ले लीजिएगा टेलीग्राम से। मिलते हैं मैथ के एनालिसिस के साथ।